अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में बदउनवानी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए तबाहकुन है। हुकूमत ने वफाकी सरकारी मुलाजमीन के तमाम मसाइल बाहमी इत्तफाक की राय से हल करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा ने सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो मसाइल पर खुलकर बात करें और इनके रिवायती हल से हट कर सोचें। 7वीं कसीर मुल्की बहरी मश्क 2021 कल से पाकिस्तानी समंदर में शुरू हो रही है। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट का 37वां यौम शहादत कल कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को उनके खलाई मिशन होप प्रॉप के स्यारा मरीख के मदार में कामयाबी से दाखिल होने पर मुबारकबाद दी है। फतह और हमास समेत फ़लस्तीनी धड़ों ने आइंदा पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात के लिए तरीक़ेकार पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात और मुसव्विर सादिक़ैन की आज 34वीं बरसी मनाई गई। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले नईम जुबैरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में अरकान की खरीदो फरोख्त जमहूरियत की नफ़ी है और ये अमल सियासतदानों की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आज ज़िला रावलपिंडी की तहसील कलर सैयदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में बदउनवानी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए तबाहकुन है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सेनेट के इंतखाबात में अरसे से राइज बदउनवानी का निज़ाम जारी रखा जाए या इसे शफ़ाफ बनाया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानते हैं अपने इस्लामाबाद के नुमाइंदे इजाज़ हुसैन की इस रिपोर्ट से। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने सेनेट के गुज़श्ता इंतखाबात में पैसा लेकर वोट देने वाले सूबाई असम्बली के 20 अरकान को पार्टी से निकाला और इनमें से बाज़ इस इक़दाम के खिलाफ अदालत चले गए। उन्होंने कहा कि हस्ब इख्तिलाफ की जमातों का इत्तिहाद अपनी बदउनवानी और नाजायज़ ज़राए से हासिल किए गए पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के सेनेटर बन जाए, और ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे। ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, PDM के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त सेनेट के एक वोट के लिए कीमत तय कर दी गई है जो अफसोसनाक है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हाथमताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 5 साल से ओपन बैलेट के लिए आवाज उठाते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे और ओपन बैलेट पर इत्तिफाक किया था। इनकी जो लीडरशिप है दोनों मेन पार्टीज की और फजल रहमान, ये सबको पता है कि पैसा चलता है और सवाल तो इनके ऊपर करना चाहिए। हमें जब पता है कि ये सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? दोनों पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़े कहा था कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। आज ये क्यों पीछे हट गए हैं? उन्होंने कहा कि हम मुल्क के फायदे और बदउनवानी के खात्मे के लिए निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में रुपए की कदर में तकरीबन 25% कमी हुई, जबकि तहरीक इंसाफ के दौर में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 24.5% तक कम हुई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बरामदात में मुसलसल इजाफे के रुझान से सूरत हाल बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माशरे के मुस्तहिक़ तबक़ात के फ़ायदे के लिए समाजी बहबूद के मनसूबों के नेटवर्क को तोसी दी जाएगी। उन्होंने आज कलर सैयदा ज़िला रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माली इमदाद का मकसद मुस्तहिक़ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। इमरान खान ने यकीन दिलाया कि हुकूमत तालीम, सेहत और हाउसिंग के शोबों में इन प्रोग्रामों से इस्तेफादा करने वालों की हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर किया कि एहसास किफ़ारत प्रोग्राम के तहत 70 लाख ख़ानदानों का इंदराज किया गया है और उन्हें हर 6 माह बाद 12,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को 7 लाख रुपए तक की मालियत के सेहत बीमा कार्ड्स दिए जाएंगे ताकि उन्हें इलाज मुआवजा कराने में सहूलत हो।
सारे खानदानों को हेल्थ कार्ड देंगे। हेल्थ कार्ड का मतलब कि एक आपके खानदान में 7.5 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज आप करवाना चाहें तो वो मुफ्त इलाज होगा। दूसरी चीज, ये जो आज आपको हम एहसास हालत में जो दे रहे हैं पैसे, ये इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी मदद करते रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नादार तलबा को कौमी धारे में लाने के लिए उन्हें अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। हाउसिंग के शोबे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत सस्ते मकानात की तामीर शुरू की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तहक़ अफराद को हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के तौर पर 10 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माली मुआवनत इस मकसद के तहत दी जाएगी कि गरीब अफराद छोटे पैमाने पर कारोबार करके ज़रिए माश हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत नक़द इमदाद की तक़सीम में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। इससे पहले गुर्बत के खात्मे के लिए मुआवन खुसूसी सानिया निश्तर ने वज़ीर-ए-आज़म को एहसास किफ़ालत प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट के तरीक़ाकार की मुकम्मल हिमायत करेगी। ये बात इत्तलात के बारे में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने आज पेशावर में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कही। मज़ीद तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। आज रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान खान बंगश ने कहा कि सूबाई हुकूमत वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ये वर्जन रहा कि सेनेट के इलेक्शंस में ये पैसों की रेल पेल बंद होनी चाहिए और शो ऑफ हैंड होना चाहिए। और हमने एक्शन लिया, अपने मिनिस्टर साहब को काबीना से फारिग किया। उनके बारे में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन हम बनाएंगे जो कि बहुत एक आला सतही कमीशन होगा जो इस पूरे मामले की प्रोब करेगा। कामरान खान बंगश ने कहा कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन में हार्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे भी ये मसला ले जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को सेनेट के फ्लोर और इलेक्शन कमीशन के साथ उठाए। हुकूमत की 3 रुकनी कमेटी के सरबराह वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के तमाम मसाइल बाहमी मुशावरत और खुशउस्लूबी से जल्द हल कर लिए जाएंगे। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा बजट पेश करने तक खसूसी अलाउंस की शक्ल में मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए तैयार है। परवेज़ खटक ने कहा कि तनख्वाह और पेंशन कमीशन की सिफारिशात अगले बजट में शामिल की जाएंगी। वफाकी वजीर ने कहा कि हम इनके साथ दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताहम उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि कोई भी रिलीफ मुल्क की मौजूदा इक्तसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दिया जाएगा। हम बात करने को तैयार हैं तो गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिट्स होती हैं जो इस वक्त मुल्की हालात है, खजाने के हालात है, उसके मुताबिक जितना हो सकता है वफाकी हुकूमत तैयार है इनको देने को। लेकिन अगर ये चाहते हैं अपनी मर्जी का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा फिर जून तक इंतजार कर ले, पे कमीशन का डिसीजन आ जाएगा, वो फिर सारे मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस गवर्नमेंट अपने तौर पर आपको देने को तैयार है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत इस हवाले से पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हम मुलाजमीन की बहबूद चाहते हैं और उनके मसाइल का हल हमारी अहम तरजीह है। इत्तलात और नशियात के वज़ीर शिबली फराज ने भी वफाकी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल जल्द हल करने का यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को गुज़श्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल विरसे में मिली। कि जो अपोजिशन है उसको जो मसाइल अपोजिशन ने हमारे लिए छोड़े, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें कि खजाना खाली छोड़ा, इदारों पे तवज्जो नहीं दी, ऐसे उन्होंने इकदाम किए जिससे कि हमारी इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। और ये जो मसाइल आज जो शिकार हो रहे हैं ये बुनियादी तौर पे ये उन्हीं की लगाई हुई एक नाअहली थी और उन्हीं की ये मनसूबाबंदी का फुकदान था जो कि उन्होंने अपने दौरान इक़्तिदार नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें बड़े मसाइल का सामना है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई के मसले पर भी नज़र रखी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिद्दत पसंदी को अपनाएं और सिफारतकारी के असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक खुद को ढालें ताकि अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सके। आज इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़ारजा में मुतअद्दिद इस्लाहात की गई हैं जो अब पॉलिसी साजी के लिए ज़्यादा तजावीज़ हासिल करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिफारतकार ज़्यादा माहिर और टीम के मौसर अरकान होने चाहिए जो रिवायती अंदाज से सोचने के बजाय बेहतर नताइज दे सकें। उन्होंने कहा कि बेहतर नताइज के हुसूल के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट और कश्मीर सेल समेत खुसूसी सेल्स कायम किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सियासी रहनुमा अपनी तजावीज़ और पॉलिसियाँ देते हैं और सिविल सर्विस उन पर अमल दरामद करती है।
वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत के वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि नए यकसा कौमी निसाब में स्कूलों को आज़ादी है कि वो कोई इजाफी मवाद या मज़ामीन भी पढ़ा सकते हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि नया यकसा कौमी निसाब कम से कम तालीमी मायार और लाजमी निसाब तजवीज़ करता है। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट स्कूल नए निसाब से मुताबिकत रखने वाली कोई किताब ज़ेर इस्तेमाल ला सकते हैं। मजहबी उमूर के वज़ीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि हुकूमत मदारिस के सदियों पुराने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कोशिशें कर रही है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम लाने के लिए ये एक अहम इक़दाम होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हज़ारों मदारिस और उनके मजहबी रहनुमाओं ने वज़ारत तालीम पर एतमाद का इजहार किया है और ये इक़दाम तालीमी निज़ाम में मौजूदा फ़र्क में कमी लाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की सस्ते घरों की हाउसिंग स्कीम से मुल्क की पसमानदा आबादी को बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने ये बात चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की जानिब से आज इस्लामाबाद में दी गई ब्रीफिंग के दौरान कही। सदर ने कहा कि इस स्कीम से इक़्तिसादी सरगर्मियों के मौक़े पैदा होंगे और माशरे के नादार तबके को इर्ज़ा कीमत पर घर भी फराहम किए जा सकेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब ने इजलास को कम लागत घरों की तामीर के हवाले से अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस की पेशरफ्त से आगाह किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अवाम की मनशियात के इस्तेमाल और दिमागी सेहत के बारे में आगाही के लिए इबलाग की कौमी हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में मनशियात के इस्तेमाल और दिमागी सेहत के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। सदर ममलिकत ने कहा कि मुआशरे से मनशियात का खात्मा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए ताकि अपनी नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ज़राए इबलाग और तालीमी इदारों को सेमिनार्स और मुबाहिसों के ज़रिए मनशियात के इस्तेमाल और दिमागी सेहत के बारे में शऊर बेदार करने में अहम किरदार अदा करना चाहिए। कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 का 7वां एडिशन कल से पाकिस्तानी पानियों में शुरू हो रहा है। मज़ीद तफसील हमारे कराची के नुमाइंदे मोहम्मद वक्कास से। अमन के लिए मुत्तहिद उन्वान से 6 रोज़ा मश्क अमन 2021 के 2 मराहिल हैं। पहला मरहला बंदरगाह और दूसरा मरहला समंदर पर मुतय्यन होगा। अमन मश्क में 45 ममालिक अपने बहरी और फ़िज़ाई असासों, खुसूसी ऑपरेशन फोर्सेज, समंदरी टीमों, सीनियर अफसरान और मुबसरीन के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मश्क का बुनियादी मकसद मुश्तरका ऑपरेशन करने की सलाहियतों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पेशा वराना महारतों में इजाफा करना है। दूसरी जानिब पाक बहरिया ने कसीरुल मुल्की बहरी अमन 2021 के लिए नए गाने का प्रोमो भी जारी कर दिया है। जो हम तेरी राहों में चले, दिल हाजिर है, हम हाजिर हैं, दुनिया वाले एक साथ मिले, दिल हाजिर है, हम हाजिर। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमन मश्क 2021 का ये खुसूसी नगमा उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों का इम्तिजाज है, जिसमें अमन पसंद ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गर्ज से अपने मरकजी सेक्रेटेरिएट और सूबाई दफातर में डिजिटल सहूलत मराकज़ कायम किए हैं। इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार के मुताबिक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से सेनेट के उम्मीदवारों की दस्तावेजात का तमाम मुत्तलिका महकमों से राबते के जरिए जायजा लिया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने आइंदा माह की 11 तारीख को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिए हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नेपरा से कहा है कि वो सूबे में हवा और शमसी तवानाई के मनसूबों के लिए टैरिफ का मामला हल करे। उन्होंने ये बात आज कराची में नेपरा के चेयरमैन तौसीफ अहमद फारूकी की क़यादत में एक वफ़द से मुलाकात में कही। मुराद अली शाह ने कहा कि टैरिफ का मसला हल होने पर बिजली के मज़ीद मनसूबे लगाए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ ने शहर से औरंगी तक चलने वाली कराची सर्कुलर रेलवे को फ़ाल कर दिया है। इससे मनसूबे की बहाली में एक अहम मरहले की तकमील हुई है। रेलगाड़ी अब औरंगी से धाबेजी तक 74 किलोमीटर का फासला तय करेगी। सिटी और औरंगी स्टेशनों के दरमियान पटरी की बहाली से 6 स्टेशन आपस में मुंसलिक हो गए हैं। बलोचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह खान यासीनजई ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पूरे खित्ते की किस्मत बदल देगी। उन्होंने आज कोयटा में पाक फ़ज़ाइया के एयर वॉर कॉलेज में तरबियत पाने वाले अफसरों के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है। गुज़श्ता जुमे से केटू से लापता होने वाले मोहम्मद अली सदपारा और दीगर 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं की तलाश आज ख़राब मौसम के बायस दोबारा शुरू नहीं की जा सकी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं।
کل کنٹرول لائن کے دونوں جانب مشہور کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کی 37ویں برسی اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائی جائے گی کہ حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آزاد جموں کشمیر حکومت نے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل یوم عزم نو منانے کا اعلان کیا ہے۔ کل آزاد کشمیر میں عام تعطیل ہوگی۔ مظفر آباد میں مختلف مذہبی، سماجی اور حریت تنظیموں نے کشمیری شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلیوں کا اہتمام کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے 37ویں یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور دوسری حریت پسند تنظیموں نے کی ہے۔ مقبوضہ علاقے کے عوام کے مسلسل اصرار کے باوجود بھارتی حکام نے ان کی میت تدفین کے لیے ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دوسری تنظیموں کے رہنماؤں نے محمد مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے اور ان کا مشن ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ تحریک آزادی جموں کشمیر کی جانب سے پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں جن میں عوام سے کل مکمل ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کرونا وائرس سے متاثرہ ترقی پذیر ملکوں کی مالی امداد کے لیے مختلف امکانات پر غور کر رہی ہے تاکہ انہیں اقتصادی تباہ حالی سے بچایا جا سکے۔ کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے نیو یارک میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ان اقدامات کا مقصد ترقی پذیر ملکوں کو مہلک وبا سے بچانے کے لیے مزید مؤثر اور دیر پا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ سفیر منیر اکرم نے کہا کہ تنظیمی عدم مساوات سے نمٹنا بھی ضروری ہے جس سے دنیا موجودہ اور گزشتہ دور میں مالیاتی اور اقتصادی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کورونا وبا کی روک تھام کے لیے ویکسین تک مساوی رسائی اور تقسیم یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ افغانستان کے صوبے نیمروز میں عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 9 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق جھڑپیں ضلع خشرود کے علاقے مواد میں اس وقت شروع ہوئیں جب طالبان نے علاقے میں ایک حفاظتی چوکی پر حملہ کیا۔ فلسطینی دھڑوں فتح اور حماس نے آئندہ ہونے والے قانون ساز اسمبلی اور صدارتی انتخابات کے طریقہ کار پر اتفاق کیا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں فلسطین کے مختلف دھڑوں کے درمیان 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان میں طویل عرصے التوا کا شکار انتخابات کے ٹائم ٹیبل کی پابندی، احترام اور نتائج کو تسلیم کرنے کا عہد کیا گیا۔ پارلیمانی اور صدارتی انتخابات 15 سال کے بعد 22 مئی اور 31 جولائی کو ہوں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر دوبارہ کاربند ہو جائے گا بشرطے کہ دیگر فریق بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے آج ایران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علاقائی اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں کیونکہ اتفاق رائے کے لیے یہی سیاسی راستہ ہے۔ سعودی عرب کی زیر قیادت اتحادی فوج نے آج حوثی باغیوں کی طرف سے بھیجے گئے بارود سے لدے ڈرون کو مار گرایا۔ ڈرون جنوبی علاقے میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے والا تھا۔ چین نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی توسیع سے متعلق اپنے اصولی موقف کا اعادہ کیا ہے اور تمام فریقوں کے مفادات اور خدشات کے مطابق اس کا حل چاہتا ہے۔ معمول کی بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی آواز اور سیکیورٹی کونسل میں شمولیت کو بڑھانے کے لیے چین مناسب اور ضروری اصلاحات کی حمایت کرتا ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کو دعوت دے کر کورونا کے امریکہ میں پھیلاؤ اور ابتدا کے بارے میں تحقیقات کریں۔ معمول کی پریس بریفنگ کے دوران آج چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وان وینبن نے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کو چین کی طرح شفاف اور کھلے ذہن سے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو واشنگٹن مدعو کرنا چاہیے تاکہ کورونا کی ابتدا سے متعلق تحقیقات کی جا سکے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ عالمی ادارہ صحت کی تحقیقات سے متعلق منصوبہ بندی یا عمل درآمد میں کبھی بھی ملوث نہیں رہی اور اس حوالے سے غیر جانبدار جائزے کی خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے میانمار میں مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے جو حکومت کی بحالی اور معزول رہنما آنگ سان سوچی کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے نمائندے آل عالم گرین نے میانمار کی سیکورٹی فورسز پر زور دیا کہ وہ عوام کے پرامن احتجاج کے حق کا احترام کریں۔ ادھر احتجاجی مظاہرے آج 5ویں دن بھی جاری رہے جن میں حکومت کی بحالی تک مظاہرے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरा T20 हफ्ते के रोज, जबकि तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। इससे पहले रावलपिंडी में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। ताज़ा तरीन क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तानी कप्तान बल्लेबाज बाबर आजम ने भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए 1 नंबर इजाफे के साथ दर्जाबंदी में 6ठी पोजीशन हासिल कर ली है। बल्लेबाजी में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 16वें नंबर पर और अजहर अली 20वें नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉलर हसन अली जनूबी अफ्रीका के दूसरे टेस्ट में 10 विकेटें लेकर ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में 32वीं पोजीशन से 21वीं पोजीशन पर आ गए हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास 12वीं, जबकि शाहीन अफरीदी दर्जाबंदी में 30वें नंबर पर हैं। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि कोरोना वायरस के बावजूद मुल्क में PSL का इनेकाद होना खुश आइंद है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6 एडिशन की ड्राफ्टिंग से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए बोर्ड सरबराह ने कहा कि कोशिश होगी तमाम इवेंट्स पाकिस्तान में मुनक्किद करवाएं। जनूबी अफ्रीका के मिडल ऑर्डर बैट्समैन डेविड मिलर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए पुरजोश हैं। 31 साला डेविड मिलर ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात को रद्द करते हुए एक तस्वीर अपने फेसबुक पैगाम की जीनत बनाई। तस्वीर के पस मंजर में सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद हैं, जबकि वो खुद भी मास्क लगाए नीली शर्ट पहने खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वादी नगर के इलाके पिसान में क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने का मंसूबा बना लिया है। इसका ऐलान आज गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी से मुलाकात के बाद किया। उन्होंने PCB चेयरमैन के साथ ग्राउंड और अपनी मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड और फर्स्ट राउंड जुमे को वेलविश स्टेडियम में होगा। 13 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी और डर्ट बाइक रेस के साथ आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। 14 फरवरी को खवातीन कैटेगरी की रेस और रैली का फाइनल राउंड के साथ पहली पैराग्लाइडिंग रेस का इनेकाद भी होगा, जिसके फातिहीन को इनामात और ट्रॉफियां दी जाएंगी। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दिन सर्बिया के नोवाक जोकोविच, मेलविस स्ट्रॉन्ग, डोमिनिक थाइम और अमेरिका की सेरेना विलियम्स अपने अपने मैचेस जीतकर अगले मरहले में पहुंच गए हैं। रेडियो अब शामिल करते हैं तिजारत की खबरें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वबा के बावजूद तवानाई के हवाले से इस्लाहात पर अहम पेशरफ्त की है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक की टीम से वर्चुअल इजलास के दौरान किया। मुआविन ख़ुसूसी ने इजलास को आगाह किया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम के शोबे को अपग्रेड करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का फ्रेमवर्क तैयार किया है और मुश्तरका मफादात और ज़रूरी कानून साजी की कौंसिल की मंजूरी के बाद इसका इतलाक़ किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए सूबे के तमाम अजला में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम करने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में नए इक़्तिसादी स्टेट्स पर काम का आगाज़ कर दिया है, जबकि DI खान और एबटाबाद में छोटे सनती स्टेट्स का 80% काम मुकम्मल हो गया है। पंजाब डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ शोबों के 3 तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दी है। ये मंजूरी आज लाहौर में होने वाले एक इजलास में दी गई, जिसकी सदारत मनसूबाबंदी और तरक्की के चेयरमैन ने की। इजलास में बुनियादी और सानवी सतह के सेहत के शोबे के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए मालियत की मंजूरी दी गई, जो मुल्तान में ग्रीन गो डाउन एरिया में जच्चा और बच्चा के 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर पर खर्च होंगे। इजलास में ग्रेट थल कैनाल प्रोजेक्ट के लिए बकिया ज़मीन के हुसूल की गरज से 8 अरब 18 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 30 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 46,644 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 412 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 157 रुपये 76 पैसे और कीमत फ़रोख्त 161 रुपये 45 पैसे, यूरो 192 रुपये 11 पैसे और 195 रुपये 80 पैसे, सऊदी रियाल 42 रुपये 1 पैसे और 43 रुपये 8 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 96,022 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,51,352 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई। और अब पेश हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़।
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی فنکار سید صادق نقوی، جنہیں خطاط اور مصور کے طور پر جانا جاتا ہے، کی آج 34ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آئیے ان کے حالات زندگی سے متعلق ایک مختصر آڈیو پیکج سماعت فرمائے، جسے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے تیار کیا ہے۔ صادقین کا پورا نام سید صادقین حسین نقوی تھا اور وہ 20 جون سن 1930 کو امروہہ میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1948 میں آگرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، جہاں انہوں نے بہت جلد اپنی منفرد مصوری اور خطاطی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ان کی شہرت کا آغاز میورل سے ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پیرس چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے فن کے یادگار نمونے پیش کیے اور کئی بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ دوبارہ قادر مطلق کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری بغیر کسی منصوبہ بندی کے وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے اور میرے حق میں کرتا ہے، اور مجھے خدا کے فضل و کرم سے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے۔ میں بالکل ایک نفس مطمئنہ کا آدمی ہوں۔ پچھتاوا ان معنیوں میں نہیں ہے کہ میں اگر یورپ سے نہ آتا سن 1967 میں تو نہ تو یہ کیلیگرافی کا جو موومنٹ یہاں پیدا ہوا، خطاطیوں کے جو سلسلے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے ہوتے، اور یہ شعر و شاعری نہیں ہوئی ہوتی۔ میں نے منگلہ ڈیم کی تصویر یہاں کے بنائی، وہ نہیں ہوتی۔ سن 1970 میں انہوں نے سورہ رحمان کی آیات کو انتہائی دلکش انداز میں پینٹ کیا اور مصورانہ خطاطی کے ایک نئے دبستان کی بنیاد ڈالی۔ سن 1981 میں انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان کے کئی شہروں میں اپنے فن کے نقوش بطور یادگار چھوڑے۔ وہ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے اور رباعیات کہنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ اسلام آباد میں ایک آرٹ سکول ایکٹرز لیبارٹری نے 15 فروری سے 4 ماہ پر مشتمل ایکٹنگ کورس کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد فلم اور تھیٹر میں پاکستانی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ کورس کا مقصد طلباء اور نئے اداکاروں کو تھیٹر اور فلم کی اداکاری میں تربیت فراہم کرنا ہے۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ انہوں نے تربیت اور ورکشاپ کے انعقاد کے لیے ملک کے تھیٹر کی مشہور شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کا مریخ پر جانے والا پہلا مشن ہوپ پروب 7 ماہ کے بعد 49 کروڑ 40 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر کے کل سرخ سیارے کے مدار میں داخل ہو گیا۔ اس طرح متحدہ عرب امارات سرخ سیارے پر کامیابی سے خلائی تحقیقی آلات بھیجنے والا 5واں ملک بن گیا ہے اور خلائی مشن کی قیادت کرنے والا پہلا عرب ملک بھی بن گیا ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے متحدہ عرب امارات کے خلائی مشن ہوپ کے مریخ پر کامیابی سے پہنچنے پر شہریوں کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے مریخ مشن ہوپ پروب میں شاندار کامیابی پر وہاں کے لوگوں اور قیادت کو مبارکباد دی ہے۔ حکومت نے عالمی طرز کی سماجی رابطے کی ایپ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے رابطہ کرنے پر وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے صحافیوں کو بتایا کہ اسے پاکستانی آئی ٹی ماہرین تیار کریں گے اور اس ایپ میں سماجی رابطوں کے حوالے سے تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ موسم کی صورتحال سے پہلے اسی حوالے سے ایک خبر۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان اور پاکستان میں جاپان کے سفیر متسودا کونینوری نے آج اسلام آباد میں محکمہ موسمیات میں مشترکہ طور پر جدید ترین ریڈار سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ معلومات کی بروقت اور درست فراہمی سے عوام کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ جاپانی سفیر متسودا کونینوری نے پاکستان کے عوام کے لیے اپنے ملک کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی، جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد اور مظفر آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 8، کراچی 13، پشاور 7، کوئٹہ 11، گلگت 1، مری 2، جموں 11 اور سری نگر -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں بدعنوانی جمہوریت کے فروغ کے لیے تباہ کن ہے۔ وزیر خارجہ نے سفارتکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ مسائل پر کھل کر بات کریں اور ان کے روایتی حل سے ہٹ کر سوچیں۔
7ویں کثیر ملکی بحری مشق امن 2021 کل سے پاکستانی سمندر میں شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں مقدس رو، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ غضنفر علی عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نعیم زبیری اور آصفہ محفوظ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔